मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन। संसद में 8 घंटे होगी पेपर लीक बिल पर चर्चा। बिल पास कराने को लेकर होनी है वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हटाने के विवाद में हुई बड़ी कार्रवाई। मेटा के ग्लोबल हेड को किया गया तलब। मेटा ने माफी मांगी। तकनीकी गड़बड़ी से पोस्ट हटा था। पेपर लीक प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई ने कहा कि मामलों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए। संभल जामा मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। हाईकोर्ट ने सिविल केस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। मस्जिद से जुड़े विवाद पर होगी चर्चा। और दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिशों से मचा हाहाकार। कई इलाकों में यातायात हुआ ठप। सड़कों पर भारी जलजमाव। नोएडा में बारिशों से ढहा डिवाइडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां दिल्ली का जंतर मंतर, जहां अक्सर लोकतंत्र की आवाज सुनाई देती है, लेकिन 20 जुलाई को इसी जंतर मंतर पर टकराव का मैदान की तस्वीरें सामने आई थी। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। बैरिकेडिंग हुई, धक्का मुक्की हुई, फिर लाठीचार्ज, आंसू गैस, भगदड़ और दोनों तरफ से कई घायल लोग। अब यही मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और अदालत की टिप्पणियां सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में होने वाले हर आंदोलन के लिए एक नई कसौटी तय कर सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बेहद अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो फिर हिंसा कैसे हो गई? क्या पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग का इस्तेमाल किया, या फिर भीड़ में कुछ ऐसे अराजक लोग शामिल हो गए जिन्होंने माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया? सवाल सिर्फ इतना नहीं है इस दिन क्या हुआ, सवाल यह भी है कि क्या अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना किसी छात्र का संवैधानिक अधिकार नहीं है? अगर छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो क्या उसका जवाब लाठीचार्ज हो सकता है? लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रदर्शन की आड़ में किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है, पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया है या कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो क्या उसे आंदोलन का हिस्सा माना जा सकता है? आंदोलन का मतलब हिंसा कतई नहीं होता, और कानून व्यवस्था बनाए रखने का मतलब अंधाधुंध बल प्रयोग भी नहीं होता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। अदालत ने साफ किया है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी विपक्ष या फिर किसी भी पक्ष से हो, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस ने सीमा लांघी है तो उसकी जवाबदेही तय होगी, और अगर प्रदर्शनकारियों ने कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आज की बहस लोकतंत्र की उस लक्ष्मण रेखा पर करते हैं जहां एक तरफ नागरिकों का विरोध करने का अधिकार है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ उपद्रवियों की वजह से पूरे छात्र आंदोलन को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, और क्या अब देश में ऐसा प्रोटोकॉल बनना चाहिए जिसमें आंदोलन भी सुरक्षित रहे और कानून व्यवस्था भी बची रहे, किसी भी तरह से हो हल्ला या फिर उग्र यहाँ पर ना होने पाए? क्योंकि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इसका जिक्र लगातार सत्ता पक्ष कर रहा है। सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर कहना कि हिंसा में छात्रों के कंधों पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास किया गया था, जहां पर छात्रों को तो आगे कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो उपद्रवी थे उन्होंने हिंसा को और उग्र कर दिया, यानी कि भड़का दिया। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, एक तरफ तो सियासत हो रही है, लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सूर्यकांत यहां पर सीजेआई की तरफ से कई बड़े सवाल उठाए गए। प्रदर्शन का अधिकार छीना नहीं जा सकता छात्रों से या किसी भी प्रदर्शनकारी से। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग स्वीकार नहीं है। अगर पुलिस ने ज्यादा बल का इस्तेमाल किया है तो उनकी जवाबदेही होगी। हिंसा किसी भी पक्ष से हो, कार्रवाई जरूरी है और कार्रवाई होकर रहेगी। पूरे देश के लिए एक समान प्रोटोकॉल की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है। चाहे प्रदर्शन कोई भी हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, और उतनी ही जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों की है कि जब वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं, तो किसी भी तरह से माहौल अगर बिगड़ता है तो फिर उसकी जवाबदेही प्रदर्शनकारियों की भी होती है। चाहे फिर प्रदर्शनकारी की जो भीड़ है, जो वहां पर अराजक लोग भी आए हैं, उन्होंने चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना किया हो, उस प्रदर्शन को उग्र
उग्र बनाने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ तल्ख टिप्पणी और किस तरह से सख्त लहजा अपनाया, उसको लेकर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से ग्राफिक्स के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक समान प्रोटोकॉल बनना चाहिए, ताकि जब भी कहीं भी प्रदर्शन होता है, अगर वो उग्र हो रहा है तो तब क्या कार्रवाई हो सकती है उस प्रोटोकॉल के तहत, और अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है। अब पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसी से ये पूरा मसला जुड़ा हुआ था, लेकिन सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं जहां केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, वो सुनिए। मैंने आपको कहा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री ठीक है, मैं सदन में कहता हूं वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है, एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है सरकार। आप बता दें कितने घंटे की बात करना चाहते हैं? नहीं, इसलिए मैंने क्रम पर बोला, पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए प्लीज बैठ जाइए। अब व्यवस्था जम गई। जब बीएससी नहीं होती तो सदन का सेंस लिया जाता है, इसलिए सदन का सेंस बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। सब और इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी को तारुफ करवा देते हैं, गेस्ट का परिचय कराते हैं। अनंत अमित जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। आज शुरुआत डॉक्टर शिवानंद जी मैं आपके साथ करूंगी, चूंकि देखिए 20 जुलाई को जो भी हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई थी प्रदर्शन को लेकर, उस दौरान लगातार कहा जा रहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू वो है जो आप लोगों की तरफ से दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरा पहलू वो है जो सत्ता पक्ष दिखा रहा है। लेकिन अब ये पूरा मसला सर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में तल्ख और तीखे लहजे में टिप्पणी की गई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून ऋतु जी, पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को नमन करके मैं चालू करना चाहता हूँ। युवा युवती को बात रखने के लिए कौन सा तरीका है? पुलिस कमिश्नर 2 दिन पहले क्यों चेंज किया? अगर चेंज किया है तो उन्होंने इस तरह से मारा पीटा महिला युवती के ऊपर, प्राइवेट पार्ट पे बम्बू से मारा है, ये कौन सा कानून है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान कानून एक्शन होना चाहिए पुलिस कमिश्नर के ऊपर। अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए, इसी पर हमको धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेके नहीं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 152 बार पेपर लीक हुआ इनका। और कल भी परसों उत्तराखंड में भी पेपर लीक दोबारा हो गया। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे? अमित शाह जी कहाँ है? होम मिनिस्टर जिम्मेदारी क्या है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी तुरंत रिजाइन देना चाहिए, नरेंद्र मोदी सर रिजाइन देना चाहिए। बीच में नहीं सर, आपकी बारी आएगी, फिर अपनी बात रखिएगा। आनंद जी आवाज पहुंचे सर। AK-47 यूथ को AK-47 बंदूक से आप लोग यूथ को, युवा युवती को मार रहे, पीट रहे, लोगों को लेडीज हॉस्टल में घुस के महिलाओं को, बच्चों को उठा रहे, अरेस्ट कर रहे, लीगल एक्शन ले रहे हो। शर्म आना चाहिए। कहाँ है अमित शाह जी? माफी मांगिए नरेंद्र मोदी जी। युवा युवती के बारे में चुप्पी छोड़िए। चंदा चोरी हो गए, पेपर लीक हो रहे, वोट चोरी हो रहे। अरे मोदी साहब झोला लेके जाइए। युवा युवती के बारे में ना, अग्निवीर योजना के बारे में सोच ठीक नहीं है। 4 साल में बच्चे को घर पे बिठा रहे, पेपर लीक हो रहे बार बार, नौकरी जॉब तो नहीं है। खुद बोल रहे सोना मत खरीदो, ट्रैवल मत करो, ज्यादा मत खाओ। अरे क्या चल रहे मोदी सर? जब से नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 तक यही हुआ है। महंगाई चरम पर है। राम मेरे भगवान है और राम को भी बचाइए प्लीज। नेशनल चैनल पे रिक्वेस्ट करता हूँ ऋतु जी, मेरे मित्र आनंद जी, आप खुद जाइए, मोदी सर को बोलो। गोगाई का ऑर्डर मोदी सर ने लिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मोदी सर ने लिया, ट्रस्ट ने मोदी सर ने बनाया। डॉक्टर शिवानंद जी, कम से कम इस डिबेट के माध्यम से आपको ये तो याद आया कि प्रभु श्री राम आपके भगवान है, क्योंकि सनातन को लेकर और प्रभु श्री राम को लेकर आप लोग किस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, मुझे नहीं लगता इस मंच से मुझे सर बताने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल और मेरा यहाँ पर ये रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे और सख्त शब्दों में ये कहा गया है सर कि
अगर पुलिस वालों की तरफ से ज्यादा बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया है तो फिर जवाबदेही होती है और जिम्मेदारी बनती है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन अगर प्रदर्शनकारियों ने भी यहां पर अटैक पुलिस बल पर किया है, पुलिस प्रशासन पर किया है, तो जवाबदेही उनकी भी बनती है, क्योंकि लोकतंत्र खूबसूरत तभी होगा जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और कानून व्यवस्था का ख्याल रखना हर किसी के लिए और प्रदर्शनकारियों के लिए उतना ही जरूरी है जितना हम लोगों के लिए है। तो अब निश्चित तौर पर प्रदर्शनकारियों को भी नापा जाएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कुछ अराजक तत्व वहां पर पहुंचे हुए थे और निश्चित तौर पर पहुंचे हुए थे जिन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कुछ लोगों पर अटैक किया, जिसने इस पूरे जो भी प्रदर्शन हुआ था उसको उग्र कर दिया। ऋतु जी, मैं मानता हूं, लेकिन 20 जून से चल रहा था। मोदी साहब क्या कर रहे थे, अमित शाह जी क्या कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देने के लिए इतना टाइम क्यों लगा? क्यों गरीब बच्चों को मारा पीटा? क्यों ऐसे कर रहे हो मोदी सर? मोदी सर को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कानून हाथ में मत लीजिए। अमित शाह जी एक तड़ीपार गुंडा होम मिनिस्टर देश के बैठे, वो कहाँ है? क्या किसने ऑर्डर दिया? फायरिंग किया बच्चे को, डॉक्टर शिवानंद जी सुनिए, डॉक्टर शिवानंद जी आवाज पहुंच रही है सर। केरल में क्या हो रहा है मुझे ये बताइए, केरल में किसकी सरकार है? त्रिवनंतपुरम में छात्रों पर जो लाठी और यहाँ पर बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर आप लोग बोलते हैं कि एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन तो सिर्फ केंद्र सरकार भी ले रही थी। जिन राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहां की सरकार एक्शन ले रही है। फिर आप लोगों में अंतर क्या हो गया? जब केरल की बात आती है तब आप लोग चुप्पी साध जाते हैं। ऋतु जी देखिए, जो कोई भी किसी युवा युवती के बारे में फूड सप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर आप लोग पुलिस भेज रहे हैं। सर मैंने केरल का जिक्र किया, अभी तक आप बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन जैसे मैंने केरल का जिक्र किया तो आपकी आवाज पूरी तरह से धीमी हो गई। कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर शिवानंद जी आवाज पहुंच रही है सर, डॉक्टर शिवानंद जी आवाज पहुंच रही है सर। अभी तक आप खूब हो हल्ला कर रहे थे और खूब चिल्ला रहे थे। डिबेट की शुरुआत से आपका जो आक्रामक रुख था वो देखने को मिला। मैंने केरल का नाम लिया, केरल के नाम पर आपने अपनी आवाज बिल्कुल धीमी कर ली। अब केरल को लेकर आप ऋतु जी केरल के बारे में बोल रहा हूँ और झारखंड के बारे में बोल रहा हूँ। SIT गठन किया है हमारा नेता LLP राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे सर और चीफ मिनिस्टर सतीश होम मिनिस्टर इस्तीफा मांगिए ना, वहाँ की शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगिए। अगर दोषी तो हम रिजाइन भी लेंगे। चलो अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए, मुझे ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा। पुलवामा अटैक, पार्लियामेंट अनंत अमित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सीधा लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर किस तरह से कार्यवाही का आगाज हुआ है और किस तरह से हो हल्ला अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। सशक्त बनाना है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि सभी मान्य सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें, ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें। कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है परीक्षा प्रणाली के अंदर विश्वसनीयता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें, ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। आप बोलो। स्पीकर सर, this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India.
The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. अब ये जो एग्जामिनेशंस को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज़्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया। 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits, you cannot change the record. So it is on record 2009 Railway Recruitment Board. 2011, I'll go on and on, the list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination. 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak. 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. So, if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. But the list is okay. 2010. Okay, if that satisfies. Oh, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. 2010 B.Ed entrance examination, Uttar Pradesh. 2012. Tamil Nadu Public Service Commission. I can go on till you are satiated. 2009 West Bengal Joint Entrance Exam. So therefore, it was realized by this government that we need to have an exclusive legislation. उसी पर आ रहे हैं। I am following a chronology. Unfortunately, the chronology starts from the earlier times. और इसलिए ये सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए। भारत सरकार में 4 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल। और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशन्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है? वो इसलिए कि 2092 में 1992 first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency. It was 1992. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested
I don't know why this was not given due consideration for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. और इसलिए for the first time in 2024 this bill was brought in. It was brought in the month of January 2024, enacted in February 2024, implemented in June 24 and notified also in the same month. अब इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that they would be rewarded for their genuine, sincere efforts, and also to ensure that their future is safe. और इससे पहले जैसे मैंने कहा, there was no comprehensive law available to deal with such cases. इस बिल को और ये जो एक्ट लाया गया 2024 को, it was made, as I said, it was applicable to all these agencies that I have just now mentioned. It was made not bailable, non-compoundable. Such offences were made absolutely cognizable and also liable to invite stringent punishment. अब उस बिल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उत्तर देने के समय भी रहेगा, लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota isme, because then we have others to speak, and finally I'll come out with the reply. जो subsection 1 of section 10 था, उसमें था कि any person or persons involved will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. आज ये जो amendment लाया जा रहा है, इसके तहत the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. The section 2 of subsection 2 of section 10, इसमें था कि service provider. Now who is service provider? Service provider also we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot-free. I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी. देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन दी 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है. इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years. उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है. सो एनी सर्विस प्रोवाइडर found guilty of indulging in any kind of misappropriation or malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. इसी तरह subsection 3 of section 10, डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो उसके इंचार्ज होंगे, इवन दे विल नॉट बी spared. कई बार ऐसा हो जाता है कानून में कि जो इमीडिएट हैंडलर है उसको पनिशमेंट हो जाती है. सो दिस एक्ट
seeks to include all involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. So senior direct management persons or director के लिए the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years, and the fine was up to 1 crore. It has been increased to 5 crore. And finally, the organized crime committers, where there is a mafia gang found, there is a nexus found, as we have experienced. I am not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise. It is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab. It is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years. It's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore. It is now proposed to be increased to 10 crore. और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, to ensure speedy justice, we will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. और चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी, because this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force, or even where the police Percy is conducting. उनके लिए section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी, और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट. और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट एंड अपील विद इन 30 days. दैट टू if there are justifiable grounds to satisfy the crowd. इसके साथ ही साथ इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, they will also not go unattended or scot free. जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका ही निवारण करने का प्रावधान रहेगा. और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त ज़ाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए. उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है, और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी. इसके साथ ही साथ अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ. उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हैं हु बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी.
and who are known to have expertise and experience in these domains. Mr. Nandan Nilekani, co-founder Infosys, Mr. S. Somnath, ISRO chief, Tapan Dekka, ex-DIB, Mr. V. Kamakoti, डायरेक्टर IIT मद्रास चेन्नई, और इसी तरह से हमारे 2 और मेंबर भी उसमें शामिल हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो मोटी मोटी 46 की रिकमेंडेशंस थी, उसमें से भी लगभग 76% अर्थात 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। धन्यवाद। श्री N.K. प्रेमचंदन जी, आपने कोई संशोधन दिया है? Yes, sir. I have given an amendment to the motion moved by the Honorable Minister. Sir, this is a very important bill concerning the future generation of the country. The youth and students were on strike and the entire country is concerned about this subject matter. So very important issue. The people of the country, people in the country who like to make so many suggestions, experts who like to submit so many suggestions. So my amendment to the motion moved by the Honorable Minister is that the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by 1st December 2026 so that the bill can be made more fruitful. I am moving the amendment. Okay. श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़ी पीड़ा मन से, बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं। सर, मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से, और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी की वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी तो देखिए, पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश हो चुका है लोकसभा में और उसके बाद गहमा-गहमी का माहौल और अब चर्चा का सिलसिला चल रहा है, जिसमें पहले कि यहां पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया कि अगर आपको 6 घंटे तक चर्चा करनी है विपक्षी पार्टी को तो हम 6 घंटे तक करेंगे। फिर उन्होंने कहा अगर आपको 8 घंटे तक चर्चा करनी है तो हम 8 घंटे तक तैयार हैं। 8 घंटे अगर उससे ज्यादा भी आपको चर्चा करनी है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन सार्थक और सुचारू रूप से चर्चा हो, बस यही आशा की जाती है और यही यहां पर निवेदन किया गया। खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित जी और डॉक्टर शिवानंद जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक बार फिर से आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत अनंत अमित जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए हम लगातार प्रदर्शन को लेकर 20 जुलाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टीका टिप्पणी को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सर अब इस पूरे मसले पर एक और विषय यहां पर एड ऑन हो चुका है जो हम लोकसभा से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त तमाम दिग्गजों की तरफ से बकायदा चर्चा की जा रही है और उसके बाद विपक्ष की बारी होगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा। अब ये सवाल उठ रहा है कि कानून का रूप तो ये ले लेगा, लेकिन उसके बाद जब बात आएगी इंप्लीमेंट करने की तब क्या होगा, क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि 2024 में भी तो आप लोग कानून लेकर आए थे, उसका क्या सिलसिला रहा? देखिए रितु जी, सर्वप्रथम तो सभी पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। जिस तरीके से मैं आपके सवालों के पे आने से पहले कांग्रेस के मित्र ने बहुत सारी बातें कही, हमें एक बात की प्रसन्नता भी हुई। आज
हनुमान जी का दिन है और इन्होंने श्री राम को अपना प्रभु मानने लगे ऐसे लोग, तो इस देश में बदलाव इसी से पता चलता है कि 2014 के बाद का कैसा भारत है ये। अभी कांग्रेस के मित्र बहुत सारी बातें कही, कांग्रेस के मित्र अली बाबा 40 चोर क्या क्या कह रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। चंदा चोर चाची 420 और चाची 420 चंदा चोर, पेपर लीक, पूरे बेल में वोट चोर। शिवानंद जी बीच में नहीं सर, बार बार ये ऐसे इंटरप्ट करना मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं मुझे कहना पड़ेगा। नहीं सर, आपको नहीं, मैं शिवानंद जी को कह रही हूँ जो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। जी सर। जी रितु जी, सर मैं इनके समय नहीं बोल रहा था। दूसरी बात, चलिए ठीक है, ये जो भी कह रहे, देखिए जिस तरीके से लोकतंत्र में सभी को अपने अधिकार से विरोध प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने आदेश में जो बातें कही है, उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से और 18 वर्ष तक के छात्रों के बीच में कोई भी उस तरह के कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि में पाए जाएंगे उसके खिलाफ स्वतंत्र है पुलिस कार्रवाई करने के लिए। और उन्होंने 200 पुलिस कर्मियों के परिवारों की भी चिंता की, जो कि आज तक कोई भी विपक्ष इन बातों को उठा नहीं रहा था। हम बार बार कहते रहे कि लोकतंत्र में सारे तरीके से, अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अपने अपने तरीके से लोगों को विरोध करने का स्वतंत्रता है। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार बार बार कहती रही कि आप पार्लियामेंट में आइए, चर्चा करिए, लेकिन विपक्ष चर्चा से इसलिए भागता रहा रितु जी, क्योंकि हम बार बार सवाल उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड में जेपीएससी एसएससी के मुद्दे पर जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, आज पूरे झारखंड के विद्यार्थी जेपीएससी एसएससी के कार्यालय के बाहर पिछले 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये भी पूछना चाहते हैं, पंजाब में 3 पेपर लीक हुए, जिस तरीके से ये बंगारप्पा का इस्तीफा कब लेंगे कर्नाटका में? 80 लाख रुपए में पेपर बेचा गया, 80 लाख रुपए में 400 पेपर बेचे गए। आपने जिक्र किया केरल में लाठीचार्ज हुआ, तेलंगाना में हुआ। रितु जी, विगत कुछ महीनों में 45 बड़े पेपर लीक हुए, जिसमें 23 कांग्रेस शासित या विपक्षी दलों के राज्य में हुआ। यह भी देश की जनता जानना चाहती है कि इसके पीछे विपक्ष का क्या कहना। विपक्ष बार बार गोल पोस्ट क्यों बदलना चाहती है? क्योंकि आज जब चर्चा शुरू हो गई तो देश की जनता को यह पता चलेगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किस तरीके से इस देश के युवाओं, इस देश के छात्रों के साथ जो घिनौना हरकत किया, वो भी देश की जनता जानना चाहती है। हम तो चर्चा के लिए तैयार थे। हम तो आज संसदीय कार्य मंत्री ने, जैसा आपने बताया, आप जितनी देर चर्चा करना चाहते हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है। सरकार तैयार, आप तैयार तो होइए। लोकसभा बना है चर्चा के लिए, सड़क से लोकसभा नहीं चलेगा, लोकसभा तो मंदिर से, लोकसभा के मंदिर से चलेगा ना। तो लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहा था, तो ये कांग्रेस को पूरे 10 घंटे के बहस में पता चल जाएगा कि आपने क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2024 में हमने बनाया था, ये बार बार पूछते 2024 के बाद क्या हुआ। रितु जी, 45 ऐसे संदिग्ध लोग सलाखों के पीछे हैं, वो 2024 के वजह से ही सर, लेकिन सवाल तो तब भी उठ रहा है ना सर कि 2024 में कानून बनाया और सोचिए उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो सवाल फिर उठेगा। जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और जवाबदेही भी यहाँ पर होनी चाहिए सरकार की। बहरहाल अब चर्चा यहाँ पर हो रही है। लौटूंगी मैं आप दोनों मेहमानों के पास। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत भारत अपडेट पर। सर, आज चूंकि देखिए इस पूरे मसले को लेकर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत हो रही है, लेकिन जब बात यहाँ पर केंद्र सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चीजें सामने आती, तब तो विपक्ष खूब हो हल्ला करता है और विपक्ष अपनी पीठ थपथपाता है, शाबाशी का काम किया, एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। लेकिन जब उनके ही राज्यों में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष के तौर पर बैठी हुई है, वहां के सवाल पूछ लिए जाते, तो ये सिलेक्टिव नेचर क्यों अपनाया जाता है? आपको क्या लगता है? ये तो सिलेक्टिव नेचर तो है ही। जब कांग्रेस सत्ता में थी और जब पेपर लीक होते थे तो भाजपा भी तो ऐसे ही सवाल करती थी, भाजपा भी तो ऐसे ही कटघरे में खड़ा करती थी। तो आज कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? निश्चित तौर से सवाल तो सत्ता से ही होंगे, जिनकी जिम्मेदारी है। दूसरी, केंद्र में सरकार है आपकी, स्टेट का अलग कार्य क्षेत्र है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का स्टेट का काम है। और जो स्टेट फेल हो रहे हैं, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के राज्य हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य हो। कौन मना कर रहा है? आप उन पर कार्रवाई कीजिए। तेलंगाना में कुछ हुआ, केरल में कुछ हुआ, पंजाब में कुछ हुआ, तो काहे केंद्र सरकार रिपोर्ट तलब नहीं कर रही है? रिपोर्ट तलब करना चाहिए उनको। दिल्ली में भी करना चाहिए, यूपी में भी करना चाहिए, उत्तराखंड में भी, और पंजाब में भी, और केरल में भी।
आप एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए और उच्च स्तरीय कमेटी में जितने भी राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, चाहे आपके राज्य हो, चाहे कांग्रेस के राज्य हो, चाहे आप पार्टी का राज्य हो, सबसे आप रिपोर्ट तलब कीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे। आप इसलिए नहीं करेंगे कि आप भी चाह रहे हैं कि देखो आपके राज्य में हो रहा है तो हमारे राज्य में हो रहा है, तो क्या दिक्कत। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आप देखेंगे व्यापम घोटाला का नाम आपने सुना होगा ऋतु, आज तक क्या हुआ उसमें? 2026 में हम बैठे हुए हैं, 40 से ऊपर लोगों ने तो आत्महत्याएं की और 50 से ऊपर लोगों की हत्याएं हुई। एक गवर्नर के बेटे ने सुसाइड किया, उसमें क्या हुआ? उसमें ये कॉकस छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जो 2024 में कानून बना 10 लाख का जुर्माना, क्या होता है 10 लाख के जुर्माने में? जहां 80-80 लाख के पेपर बेचे जा रहे हो, वहां 10 लाख जुर्माना भरने में क्या फर्क पड़ता है? भर देंगे। लेकिन आज तक देश आजाद हुआ है तब से लेकर के, मैं 2026 की बात कर रहा हूं, जितनी बार भी पेपर लीक हुए हैं, करीब 150 से बार, किसको सजा हो गई? एक एग्जाम्पल मुझे कोई बता दो। चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें। अरे जांच पुलिस करती है, और पुलिस जांच करते करते क्या करती है ये सबको पता है। ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। सीबीआई जांच करेगी, क्या होगी? बिहार में एक आप देखिए ना, क्लीन चिट उसको दे दी जो बिहार में पकड़ा गया था माफिया। किसने दी क्लीन चिट? निरंतरता कौन रखेगा? आज हम चर्चा कर रहे हैं, बच्चे आंदोलित हैं, चर्चा हो रही है, 2 साल बाद सब भूल जाएंगे और जो पुलिस जांच करेगी वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तमाम ऐसे बड़े घोटाले नियुक्तियों को लेकर के हुए हों, छात्रों को लेकर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, और मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, पर्चा लीक हुआ, पैसा वहां नगदी में पकड़ा गया, कई गाड़ी भरी हुई पकड़ी गई वहां पे, और अहमद पटेल के बेटे का नाम आ गया उसमें। अहमद पटेल कांग्रेस के बड़े नेता थे, वहां पे बड़ा नाम था उनका। क्या हुआ उस जांच में? सब लीपापोती कर दी। सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है जी। एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा देता है जिम्मेदारी के साथ, उसका स्वागत संसद में होता है। ऐसा स्वागत होता है जैसे आप जरा क्या जीत के लेकर के आप आ रहे हैं। ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहती है? 100 सांसद लगा दिए, जिंदाबाद जिंदाबाद उसके लिए हो रहा है। क्यों इस्तीफा लिया? ये जिंदाबाद आपको करना था उसका, तो या तो उसकी कोई गलती नहीं थी, काहे को इस्तीफा लिया आपने? और इस्तीफा आपने ले लिया तो थोड़ी बहुत तो मर्यादा रहनी। मैंने तो नहीं सुना जीवन काल में, 30 साल से ज्यादा तो मुझे हो गए पत्रकारिता में, मैंने कभी किसी ऐसे मंत्री को इस्तीफा देने के बाद स्वागत करते हुए तो मैंने ना विधानसभा में देखा, ना मैंने लोकसभा में देखा। पहली बार ऐसा हुआ। ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देगी? निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी से अपेक्षाएं हैं देश को, एक ऐसा कड़ा संदेश जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के बाद अज्ञातवास में चला जाना चाहिए था। उनकी हिम्मत आप देखिए कि वो लोकसभा में जा रहे हैं। लोग इस्तीफा देते हैं, हमने इस्तीफा होते हुए देखे हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो सामने ही नहीं निकलते बेचारे, वो मीडिया से सामना ही नहीं करते, वो लोगों से नहीं मिलते वो। और यहाँ आप देखिए कि शान के साथ गाड़ी से उतरते हैं, फूल मालाएं और मुकुट बजाना, क्या क्या उनके साथ होता है। ये सब लोकतंत्र में नहीं चले। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जी, युवा आंदोलन में जो लोगों ने किया, वहां पर गंदी गंदी गालियां दी गई, गंदा कंटेंट किया, उनके लिए जिम्मेदार कौन? विपक्ष को भी इसमें बोलना चाहिए। विपक्ष ऐसी संस्कृति छोड़ के जाएगा, और जब विपक्ष सत्ता में होगा तो विपक्ष के साथ क्या होगा? क्या इनके समर्थकों के मुंह बंद हो जाएंगे क्या? जिस भाषा का दुरुपयोग असंसदीय भाषा के साथ हुआ प्रधानमंत्री के बारे में, और मैं आजकल बहुत देख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं आजकल के बच्चे। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? सीबीआई की समीक्षा कर रहे हैं, यूट्यूबर्स सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं। कौन सा दौर आ गया है? विपक्ष की राजनीति करते करते आप यहां तक आ गए कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई क्या आदेश करेंगे, और ऐसे संबोधन कर रहे हैं जैसे पता नहीं को कोई दरोगा है क्या सीबीआई। हम लोग भी जब लिखा करते थे तो माननीय शब्द उपयोग करते, तो अब भी माननीय शब्द उपयोग करता है। और वो नालायक लोग जो अपने यूट्यूबर और इनके माध्यम से उन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिसकी कभी समझ से परे है, बिल्कुल कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इन शब्दों का उपयोग हो सकता है। तो आखिर में मैं दोनों से कहूंगा, सत्ता पक्ष विपक्ष से, विपक्ष को उनका कम से कम विरोध तो करना चाहिए था कि इस भाषा का उपयोग विपक्ष भी समर्थक नहीं है। आप प्रियंका गांधी का बयान आपका कल का देखिए, राहुल गांधी का बयान आपके देखिए, आप खड़े हो रहे हो के साथ, बहुत अच्छा बात है। 200 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, उनसे भी आप मिलाते।
70 लड़के घायल हुए 200 से, इसका मतलब कौन सा पक्ष मजबूत था? ये समझना पड़ेगा। क्या पुलिस वाले किसी के घर के बच्चे नहीं है क्या? किसी के घर के पिता नहीं है क्या? वो जो भी ऊपर से आदेश दिया, जो भी लक्ष्मण छेका देखी गई होगी, जो भी प्रशासनिक अफसरों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा उसका वो पालन कर रहे थे, लेकिन ऐसा होगा पालन? दूसरा, एक और चौथा महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पे आधे आधे वीडियो डाल रहे हैं, पुलिस पीट रही है तो डाल रहे हैं, और पुलिस को वो पीट रहे हैं, पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। अमित शाह का पिट्ठू, प्रधानमंत्री का पेटजर, क्या क्या ऐसे शब्द तो हम लोग बोल भी नहीं सकते, ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई जा रहे हैं। तो ये सब देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आप मान लीजिए 1 लाख लोग और बन जाते और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता, कौन प्रधानमंत्री बनता? फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते। और फिर राहुल गांधी के साथ क्या होता? क्या बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, वहां पे पक्ष खड़ा करना चाहता है देश को? और खड़ा करके नेपाल में देखिए अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश में देख लीजिए अब क्या हो रहा है। कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे लोकतंत्र के लिए चीजें मन छोड़िए जो आपके लिए भी दुखदाई हो जब आप सत्ता में पहुंचे। निश्चित तौर से जो समस्याएं हैं, देश का हर एक नागरिक बच्चों के साथ था, लेकिन उन बच्चों के बीच हुड़दंग, और मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है, ऐसे लोग वहां पहुंचे, उसका विरोध मुझे लगता है विपक्ष को भी संयमित भाषा में ऋतु करना चाहिए था। जी। और एक बार फिर से शिवानंद जी आपके पास आते हुए अपनी बात को जरूर रखिएगा, लेकिन देखिए वापस वही बात आ गई कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिलेक्टिव नेचर कम से कम सियासत में मत अपनाइए। अगर विपक्ष में आप लोग बैठे हैं तो दोनों पहलुओं को और दोनों पक्षों को आप रखें, उस पर बात करें और उसको लेकर सरकार को घेरे, तब ज्यादा बेहतर होगा। ऋतु जी, अभी जो डॉक्टर सुनील सर ने जो बोला है, मैं 50% सहमत हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष में भी दोनों का जिम्मेदारी होता है, लेकिन पूरा जिम्मेदारी जो था ओम बिरला को मिलने के लिए हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल भाभी जी, सब लोग गए थे। वो बोला नहीं, मेरे को सरकार से बात करना पड़ेगा। फिर सरकार से बात करने के लिए अगर लोकसभा स्पीकर जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया? नंबर 1। नंबर 2, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बर्थडे था, सब लोग हम इकट्ठे हुआ था, मैं भी था, तो हमने उधर से मोदी साहब के आवाज पे हमने धरना दिया। 6 बजे के बाद प्रियंका गांधी को अरेस्ट कौन करते हैं? महिलाओं को 6 बजे के बाद अरेस्ट कोई करता है क्या? और महिला मैं सुनील सर को पूछना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया, वहाँ महिला कहाँ थे? आप ही बताइए सर। हाँ, पुरुष लोग उनको पकड़ के गाड़ी में डाल रहे, शर्म आना चाहिए। नेशनल चैनल पे बीजेपी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी सर रिजाइन देना चाहिए। कायदा सुव्यवस्था कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर किधर है? 20 जून से चल रहा ये प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर, क्यों नहीं बात किया? नहीं सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं लिया? जिम्मेदारी मोदी साहब का क्या मिलोड़ी चॉकलेट खिलाना, बस यही हो गया? डॉक्टर शिवानंद जी, मुझे तो ऐसा लगता है सर कि कांग्रेस पार्टी का अगर बस चले और कांग्रेस पार्टी की जो नाराजगी अगर सड़कों पर आए तो वो तो पूरी कैबिनेट का इस्तीफा मांग ले, पूरे एनडीए सांसदों से इस्तीफा मांग ले, क्योंकि अभी आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े थे। और निश्चित तौर पर ये आप लोगों की सफलता नहीं है, ये उन छात्रों की जीत है जो 20 जुलाई को धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद तस्वीर आई थी। लेकिन सुनिए 20 जुलाई से पहले आप लोग कहाँ थे सर? 20 जुलाई से पहले आप लोग कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग कहाँ थे 20 जुलाई से पहले? जब 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो गई, पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग का इस्तेमाल किया, हिंसात्मक और उग्र हो गया ये प्रदर्शन। 21 जुलाई को फिर याद आता है राहुल गांधी को कि अच्छा, यहाँ तो छात्रों की जो चेहरा है वो चमक रहा है, हम लोगों का तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम लोगों का रोल कुछ नहीं है। उसके बाद पीएम आवास आप लोग शाम को पहुंच जाते हैं। ऋतु जी, आप गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम युवा युति के बारे में, हमको पब्लिसिटी कोई जरूरत नहीं है। युवा युति नहीं तो कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? कहाँ थी पहले तक? कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? खड़े होंगे हम, हांडे पे होंगे। भरत तिवारी को इनकाउंटर किया, क्या किया अमित शाह? फिर वापस से अब भरत तिवारी पर आप लोग आ गए। अब मैं 20 जुलाई का जिक्र कर रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, लेकिन कांग्रेस के पास वो सवाल का जवाब नहीं है। कांग्रेस सीधा पटना पहुंच गई भरत तिवारी के केस में। भरत तिवारी का जिक्र क्यों सर? अभी डिबेट किसको लेकर है? 20 जुलाई को लेकर है, बिल को लेकर है, जो चर्चा लोकसभा में हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बात नहीं कर रही। क्या अपने जीने का अधिकार है क्या नहीं? ऋतु जी बताइए, भरत तिवारी के इनकाउंटर किया, सुनील सर ने कहा लिखा है, कहा मुद्दा उठाया है, बताइए सुनील सर। देखिए, डॉक्टर सुनील कौशिक की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया, जहां पर बीजेपी की आलोचना की, उससे कांग्रेस पार्टी सहमत है, लेकिन जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी इन तमाम बातों पर ख्याल रखना चाहिए, वहां पर आप लोग सहमत नहीं नजर आए। मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम 100 डिबेट डॉक्टर साहब की है मैंने भरत तिवारी पर।
और आपको लिंक भेज दूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मीडिया में उसकी चर्चा नहीं हुई, या बिहार की सरकार को उसको नहीं घेरा गया, या मुख्यमंत्री न्याय कहाँ मिला है सर? सर न्याय अरे न्याय जांच कहाँ चल मिला रहा है, है? न्यायिक न्याय तो न्याय कहाँ मिला है? हाईकोर्ट के न्याय जज के चल रहा है भाई। कैसे मिलेगा? हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच चल रहा है सर भाई। एक गुंडा चीफ मिनिस्टर बना के बिठाया है, उन्होंने कोई देखा नहीं, डायरेक्ट इंक्वायरी किया, कौन सा कानून ठीक है है? डॉक्टर शिवानंद जी, इस तरह के डॉक्टर शब्दों का शिवानंद जी, प्रयोग सवाल मेरा आपसे करिए कुछ और का, डॉक्टर साहब, जवाब आप दिक्कत हो कहीं और जाएगी का दे रहे आपको। हैं। सवाल मैंने 20 जुलाई को लेकर पूछा, लेकिन 20 जुलाई को लेकर आप लोगों के पास उस सवाल का जवाब नहीं है, जब राहुल गांधी और बाद में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। उस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन आप सीधा भरत तिवारी पर जा रहे हैं। आनंद अमित जी अपनी बात रखिए। अब देखिए रितु जी, अभी कांग्रेस के मित्र ने तमाम बातें कही, डॉक्टर साहब ने भी कुछ सवाल पूछे। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से उनको कल लोकसभा में निश्चित तौर पे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जब पन्ना पलटेगा तो ये धर्मेंद्र प्रधान की बातें लोग जरूर चर्चा में करेंगे, लेकिन चूंकि आज इस्तीफा को लेकर, बच्चों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था, इसीलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहे। एनईपी 2020 लेकर आए, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, वो इतिहास बताएगा इस बात को। दूसरी बात रितु जी, कांग्रेस के मित्र ने कहा बिहार की चर्चा की, कहा तमाम प्रदेशों की चर्चा की। अब ये पूछिए रितु जी कांग्रेस के मित्र से, 9 नवंबर 1967 को इसी लोकतंत्र के मंदिर के बाहर हजारों साधुओं का आंदोलन चलता है, और आंदोलन चलता है गौ हत्या के खिलाफ, और श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री होती है, और लोकसभा के मंदिर के बाहर गोली की बौछार होती है, सैकड़ों साधु लहूलुहान हो जाते हैं इसी लोकतंत्र के मंदिर के बाहर। लेकिन कांग्रेस को आहत तक भी नहीं आती है, तो कांग्रेस को इन तमाम ऐसे मुद्दों पर कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। विगत 12 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है, 3 बड़े आंदोलन इस देश में निश्चित तौर पर अधिकार तो पूरा है, भले ही अपने शासन में कुछ भी किया हो, लेकिन सवाल अभी वहां पर साधु संतों को लेकर नहीं है। उस मसले पर भी खूब डिबेट हुई थी, खूब अल्लाह हुआ था, लेकिन सिर्फ अभी इस मसले पर करते हैं कि सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। सदन की कार्यवाही का जब जैसे ही आगाज होता है तो विपक्ष की तरफ से हंगामा और सत्ता पक्ष फिर और हंगामा कर देता है। कैसे पता नहीं कहां शब्द लेकर आगे चाचा 400, चाची 420 का बेटा 420, तमाम ऐसे लोगों के लिए मुझे बताना पड़ेगा रितु जी, ऐसे लोगों को ये बताना पड़ेगा जो मुद्दों से भटकाकर गोल पोस्ट चेंज करते हैं, और इतने बड़े ये बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के आवास पे चले गए। अरे साहब, ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। आप एक पक्ष की बात करते हैं, इस देश में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन आपके नेता को जंतर मंतर जाने में दिक्कत जयप्रकाश जी किसके आवाज के पास गए थे? जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जयप्रकाश जी किसके आवाज में गए थे? आपके नेता लोकसभा क्या है? पहले सावरकर, नथुराम गोडसे, इंग्रजों के साथ चाय पीना, देश के साथ गद्दारी करना, आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हो आप लोग। आरएसएस बीजेपी आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, नहीं सरेंडर हुआ, बताइए, खाइए। तो चाची 420 और उसका बेटा नरेंद्र मोदी जी, एस्टिन फाइल, चाची 420 बताइए। ठीक है, लास्ट एक फाइनल कमेंट में सुनील कौशिक जी आपसे लूंगी। सर, चूंकि देखिए सियासत कई मुद्दों को लेकर होती है, सियासत जिन मुद्दों पर होती है उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं होता, वो हम अमूमन तौर पर देखते हैं। लेकिन क्या ये मानकर चला जाए कि छात्रों के इस मुद्दे को लेकर जहाँ गंभीरतापूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए तो उस पर सिर्फ राजनीति हो रही है, कोरी रोटियां सेकी जा रही है, लेकिन मतलब किसी को नहीं है कि छात्रों के भविष्य के साथ क्या होना है क्या नहीं होना। अनुमान बनाइए। ठीक है सर, ठीक है, आप शांत बैठ जाइए। सुनील कौशिक जी, सवाल दोहरा दीजिए। सर, चूंकि देखिए लगातार सियासी रोटियां सेकी जा रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम बातों का जिक्र और दावे वादों का जिक्र किया जाता है, लेकिन जब छात्रों के भविष्य का जिक्र होता है तो उसको लेकर सीधे तौर पर ये तस्वीर सामने आती है कि छात्रों के भविष्य के साथ चाहे खिलवाड़ हो, कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम अपनी सियासी रोटियां चमकाएंगे जरूर। नहीं, बिल्कुल, ये तो है ही है। आप ये बताइए, इसी बीच में राहुल गांधी ने 3 या 4 रैलियां देश में जाने का प्रयास किया था। उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था कि हम वहां जाएंगे, राहुल गांधी वहां संबोधित करेंगे। क्यों कैंसिल करते हैं आपने? देश का युवा दिल्ली में बैठा हुआ है और आप बाहर हैं, देश से क्यों बाहर हैं? और देश से बाहर जाकर आकर के आपको तत्काल जंतर मंतर आपको जाना चाहिए था, क्यों नहीं आप गए जंतर मंतर? और डॉक्टर साहब तो बैठे हैं। इमरजेंसी के बाद भी देश के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, इतनी तो मर्यादा बनाए रखी है कम से कम। आपने कहा प्रियंका गांधी को 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल 100% सहमत हूं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री आवास की तरफ भी नहीं जाना चाहिए था।
बिल्कुल आज ऐसी सर, को लंबी- लेकर हंगामा ऐसी हुआ। माफी के लंबी साथ सर आपको राजनीति बीच में मत मैं टोक रही हूँ कीजिए, क्योंकि साहब। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।